हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग रसायन विज्ञान के टॉपिक मिश्र धातु से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अनिवार्य हैं। और जो ये प्रश्न है आज जो सेशन में हम लोग करेंगे ये कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन में स्टील है, पीतल है, ब्रॉन्ज है और तांबा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? तांबा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तांबा। क्या होगा आंसर हमारा? तांबा। तांबा जो है अपने आप में एक जो है सो तत्व है। ये संकेत Cu होता है। परफेक्ट इसका जो है सो अपना एक रूप है। पीतल तो जानते हैं, ये जो है सो पीतल आपको तांबा और हाँ तांबा और टीन का मिश्रण है। तांबा और जिंक का मिश्रण है, टीन नहीं। जिंक और इस तरह से स्टील आप लोग जान ही रहे हैं। स्टील जो है सो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है स्टील। ठीक है ना। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कथन है, यहाँ पर कथन पर ध्यान दीजिएगा। कथन और कारण। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। यसद में उपचयन क्षमता है। यसद में उपचयन क्षमता है। तो यहाँ कूट कह रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, अच्छे से देखिए इसको आप लोग। ए और आर दोनों सही है और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ए सही है परंतु आर गलत है। और अंतिम ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ क्या है हमारा आंसर? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। यसद में उपचयन क्षमता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर एक स्पष्टीकरण, आर जो है एक स्पष्टीकरण सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ज़रा सा इस बात को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि क्या होता है कि जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगता है उसमें, और ऑक्सीकरण की क्षमता इसमें पाई जाती है। ठीक है ना। आगे देखिएगा हम लोग। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला है कि जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित में किसकी परत होती है? तो देखिए यहाँ शीशा का, क्रोमियम का, बंग का या यशद का। ठीक है ना। अच्छा देखिए एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों को हम। अच्छा पहले क्वेश्चन का आंसर पर देख लेते हैं। तो जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बच जाती हैं, जंग जो रस्टिंग होता है ना उससे बची रहती हैं। तो ये यशद के चलते, किसके चलते? यशद। यशद को ही हम लोग बोलते हैं, यशद को ही बोलते हैं जस्ता। क्या बोलते हैं हम लोग? जस्ता। जस्ता बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना। यशद को ही बोलते हैं जस्ता बोलते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। और ये जो कभी कभी जो है यशद लेपन भी कहीं कहीं लिखेगा आपको। जस्तीकरण के लिए हम लोग पढ़े हैं कि जस्तीकरण प्रक्रिया एक होती है जिसमें जो है लोहे की चादरों के ऊपर, लोहे की पाइपों के ऊपर जस्ते का लेप चढ़ा दिया जाता है। इसको जस्तीकरण कहते हैं या यशद लेपन भी बोलते हैं। यशद लेपन, यशद लेपन। रेलवे में ये सवाल आ चुका है यशद लेपन को लेकर के। और इसको जो है सो गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। देखिए गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, एकदम कंफर्म हो जाइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्तीकरण से एक सवाल केमिस्ट्री में यदि मिश्र धातु जुड़ा हुआ है तो ये सवाल आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है किसका? तो एल्युमिनियम का, गैलेना का या चांदी का या जस्ते का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर जस्ते का। किसका हो जाएगा आंसर? जस्ते का। ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? यहाँ से ऑप्शन जाएगा हमारा डी। क्या जाएगा ऑप्शन हमारा? डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की। तो आप लोग तो इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आप ही लोग दीजिए इसका जवाब। हम कुछ एक सेकंड के लिए रुक रहे हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक बोले आप लोग, सही पता है।
ये आंसर क्या होगा, ए जस्ते की परत होती है। हम लोग भी बात कर चुके हैं जस्तीकरण के ऊपर, यशद लेपन के ऊपर, जस्तेदार लोहे के बारे में बात कर चुके हैं और गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, जिसमें जो है सो तरल जस्ता होता है और उसको जो है सो उसमें डुबाया जाता है, तरल जस्ते में डुबाया जाता है, लोहे की पाइपों को, लोहे की चादरों को उसके ऊपर डुबाया जाता है, जिससे उसके ऊपर एक जो है परत चढ़ जाती है जस्ते की। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नमी, केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तथा नमी। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, ऑक्सीजन एवं नमी। आप लोग जानते हैं कि नई बाजार से लोहे की कीलों को ले आइए, कांटी को ले आइए, जो कील कहते हैं, उसको ला करके जो है अपने छत के ऊपर रख दीजिए या खुले आसमान के नीचे रख दीजिए। एक ही दिन के अंदर उसके ऊपर जो थोड़ा रस्टिंग जंग दिखना शुरू हो जाएगा आपको। तो वो जो है ऑक्सीजन के चलते होता है और ये होता है नमी के चलते। आप इस प्रयोग को जो है कई मौसम में करके देख सकते हैं, जैसे ठंड के मौसम में करके देखिए, अब गर्मी के मौसम में करके देखिए और बारिश के मौसम में करके देखिए। तो सबसे ज़्यादा आपको बारिश के मौसम में मिलेगा, उससे कम आपको सर्दी के मौसम में मिलेगा, ठंड के मौसम में, और सबसे कम आपको रस्टिंग मिलेगा आपको लोहे के मौसम में, क्योंकि गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में होता क्या है कि गर्मी के मौसम में नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिससे रस्टिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन वहीं बारिश के मौसम में हवा तो ऑक्सीजन होती ही है और साथ में जो है सो नमी भी पाया जाता है। तो चलिए इसका आंसर क्या हुआ था, हम लोग क्या करवाए थे, ऑक्सीजन एवं नमी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होना है, क्या होगा इसका? देखिए ऑप्शन देखिए, क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, निकेल ऑक्साइड की परत का, जिंक ऑक्साइड की परत का। तो क्या होगा इसका आंसर, जो होगा ये हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। एक बात बताते हैं आपको अभी हम, चलिए देखिए इसको पहले आंसर पर टिक कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि एल्युमिनियम की वस्तुएं जैसे पाइप हो गए या चादर हो गए, वो जब खुले वायुमंडल में रहते हैं ना, जैसे दैनिक उपयोग में जब इनका उपयोग होता है तो इनके ऊपर धीरे धीरे जो है सो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत एल्युमिनियम के जो पदार्थ होंगे, जो धातु होगा, उसके सबसे बाहरी सतह पर आ जाता है, जिससे क्या होता है कि अब जो है सो अंदरूनी सतह पर एल्युमिनियम के जो है सो अंदरूनी सतह में जो एल्युमिनियम है उसका वायुमंडल से संपर्क टूट जाता है। और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड कहीं ना कहीं जो है सो एक वो पेंट जैसे कहते हैं ना, है पेंट कर देने से लोहा नहीं जंग होता है, वैसे ही जो पेंट की तरह काम करता है, जिससे जो है सो अंदर का एल्युमिनियम नहीं फिर क्षरण उसका होता है। आगे देखिएगा, अगला सवाल है, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज और रेल के डब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। तो बताइए इनमें से कोई क्या है आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। हम लोग इससे पहले क्लास जब हम लोग लिए थे, मतलब सब्जेक्टिव कुछ क्लास था, तो हम बताए थे ड्यूरालुमिन के बारे में बताए थे, जिसका इस्तेमाल जो हवाई जहाज के हिस्सों में किया जाता है। तो एल्युमिनियम होगा इसका आंसर, क्या होगा, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? अच्छा, अमलगम के बारे में बात करेंगे हम लोग। अमलगम जो है सो नहीं बनाती है, तो ये जो है सो हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, सॉरी पहले ऑप्शन देखते हैं, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम और लोहा। तो क्या होगा, कौन नहीं बनाती है इसके साथ? तो नहीं बनाती है लोहा के साथ। किसके साथ नहीं बनाती है? तो लोहा के साथ नहीं बनाती है, लोहा के साथ नहीं बनाती है अमलगम। देखिए अमलगम बनाने के लिए जो है सो जरूरी होता है क्या कि पारा होना चाहिए, Hg, हाइड्रागिरम जिसको बोलते हैं, जी मतलब हाइड्रागिरम, हिंदी में पारा बोलते हैं, Hg बोलते हैं। वो भिन्न भिन्न धातुओं के साथ मिल करके अमलगम का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है क्या, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो अमलगम किसे कहते हैं? तो हम बताए आपको कि जब अमलगम बनना होगा, अमलगम जब बनना होगा तो एक तो इसमें पारा होगा, क्या होगा, Hg, क्या होगा, Hg, Hg, और प्लस कोई धातु होगा, कोई इसमें धातु होगा, तो यहाँ पर देखिए जस्ता और तांबा नहीं होगा,
आपको तांबा और टीन भी नहीं होगा, आपको सीसा और जस्ता भी नहीं होगा, आपको आंसर होगा पारा और जस्ता, पारा और जस्ता होगा आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। टांका एक मिश्र धातु है, टांका एक मिश्र धातु है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन देखिए, टीन तथा शीशे का, टीन तथा तांबे की, टीन तांबे और जस्ते की, टीन सीसा और जस्ते की। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ए है, क्या है कि टीन एवं शीशे की, टीन एवं शीशे की मिश्र धातु है टांका। ठीक है। इस सोल्डर भी इसको बोलते हैं, टांका को सोल्डर भी बोलते हैं। कहाँ सा मिश्र धातु है तांबा और किसका? तांबा और किसका? देखिए ऑप्शन में है टीन, एल्युमिनियम, टीन की, एल्युमिनियम की, टीन की। देखिए सवाल ये है हमारा, कांसा मिश्र धातु है तांबा और, तो टीन की, एल्युमिनियम की, चांदी की और निकेल की। तो कांसा के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि कांसा जो है सो हमारा क्या है, कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है, कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है। ठीक है ना। और ऐसे ही बेल मेटल होता है। ठीक है ना। चलो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, या सवाल आएगा देखेंगे उसके बारे में। देखिए सूची मिलाना है, सूची 1 और सूची 2। जर्मन सिल्वर, सूची 1 में है जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो। यही सोल्डर को टांका बोलते हैं, सोल्डर को टांका बोलते हैं। तो कह रहा है कि इधर है टीन, निकेल, सोडियम, क्लोरीन। ठीक है ना। तो आप लोग जानते ही हैं कि क्लोरीन जो है सो, अच्छा देखिए पहले यहाँ पर हम लोग मिलान करने वाला कूट है पहले। तो हम लोग जानते हैं कि जो है सो ब्लीचिंग पाउडर जो है सो में क्लोरीन निकलते रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन, तो हमारा सबसे पहले तो यही आंसर हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन। फिर देखिए सोल्डर, सोल्डर जो है सो, एक मिनट थोड़ा सा ऐसे मिलाने में नहीं हो पाएगा। ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन। इसके बाद फिर जो है सो आपको जर्मन सिल्वर में निकेल, जर्मन सिल्वर में निकेल। सोल्डर में टीन पाया जाता है। और हाइपो में क्या हो जाएगा, सोडियम, हाइपो में सोडियम। ठीक है ना, सोडियम होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, इस तरह से इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है ना। क्या हो जाएगा आंसर इसका, डी में हो जाएगा आंसर। ए का 2, बी का 1, 3 का 4 और डी का 3। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? 1%, 5% या 0%, या जो है सो कुछ भी नहीं। इससे पहले हमें क्लास लिए हैं, आप देखिएगा हमारे चैनल पर जाकर के, ड्रू क्रांति चैनल पर जाकर देखिएगा, तो इसके बारे में बताए हैं कि जर्मन सिल्वर नाम तो जरूर है, लेकिन इसमें चांदी होता नहीं है, इसमें चांदी होता नहीं है। ऐसे एक लेड पेंसिल होता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा बता दे रही आप लोग को ऐसे ही। आगे देखिएगा। फिर अगला सवाल देखिए, कन्फर्मेशन के लिए अगला सवाल है आपको जो पहले पढ़े हैं। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत होता है? 20%, 30%, 60% या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा आंसर यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 0% में होता है, शून्य होता ही नहीं है, शून्य होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, इसमें 0% होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? देखिए तो जस्ता है, एल्युमिनियम है, तांबा है, निकेल है। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता और निकेल, तो क्या उपस्थित नहीं रहता है? तो इसमें जो है सो आपको एल्युमिनियम नहीं होता है जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम नहीं होता है। ठीक है ना, जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम नहीं होता है। देखिए एक बार आपको बता देते हैं हम कि जर्मन सिल्वर जो होता है, जर्मन सिल्वर उसमें पाया जाता है तांबा। ठीक है ना, जर्मन सिल्वर में पाया जाता है आपको तांबा, निकेल। ठीक है। और फिर पाया जाता है आपको जस्ता, क्या पाया जाता है आपको, जस्ता। ठीक है ना, Cu, और Zn। Cu कॉपर हो गया, Ni निकेल हो गया, Zn जिंक हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का है? तांबे के मिश्र धातु का है। पीतल एवं इनवार, कांसा एवं नाइक्रोम,
पीतल एवं कांसा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कह रहा है कि तांबे की मिश्र धातु का क्या है जोड़ा, इसमें कौन है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। यानी कॉपर जो है सो आप जानते ही हैं कि कॉपर यानी तांबा पीतल में पाया जाता है, कांसा में पाया जाता है, पीतल में पाया जाता है और कांसा में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है, तांबे की मात्रा अधिकतम है। तो क्या है यहाँ पर, पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में या गन मेटल में। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तांबा किस मिश्र धातु में, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा कांसा में। किसमें हो जाएगा, कांसा में। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में है। उभय मतलब सब में पाया जाता है, पीतल में पाया जाता है, कांसा में पाया जाता है, जर्मन सिल्वर में पाया जाता है। तो एंटीमनी, तांबा, टीन या जस्ता। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा तांबा आंसर हो जाएगा। तांबा जो है तीनों में पाया जाता है। ठीक है ना, तांबा तीनों में पाया जाता है। आगे देखिए हम लोग, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसको फिर से देख रहे हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, तांबा और लोहे का, तांबा जस्ते एवं लोहे का। फिर जो है सो तो सवाल है यहाँ, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। पीतल क्या है, निम्न की मिश्र धातु है। ऑप्शन देखिए, तांबा एवं लोहे का, जस्ता एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता और लोहा एवं निकेल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पीतल जो है सो मिश्र धातु है किसका, तो पीतल मिश्र धातु है आपको जस्ता एवं तांबा का, जस्ता एवं तांबा का। ठीक है ना, जस्ता एवं तांबा का। अगला प्रश्न देखिए, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है। तो पीतल में भी तो देखे ही हैं, तो आप लोग तो इसको बना लीजिएगा, जस्ता एवं क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जस्ता एवं तांबा हो जाएगा, जस्ता एवं तांबा या तांबा एवं जस्ता आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, किसके कारण। तो ऑक्सीजन के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण या नाइट्रोजन के कारण। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है सो होगा आपको देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ठीक है, पीतल का रंग फीका पड़ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ आंसर, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। रांगे की यानी टीन की, ठीक है, जस्ते की, एल्युमिनियम की और शीशे की। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा रांगा या टीन की, रांगा या टीन की, रांगा या टीन की उसके ऊपर चढ़ाई जाती है, जिससे तांबा का जो क्षरण थोड़ा कम जाता है, तांबा का क्षरण क्या हो जाता है, कम जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील, ठीक है, देखिए यहाँ याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील या निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है, अचुंबकीय हो जाता है। तो कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मोलिब्डेनम, ये चार ऑप्शन है, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम। तो क्या होगा जाएगा यहाँ आंसर, तो निकेल के इस्तेमाल से इस्पात जो है सो क्या होता है, अनुचुंबकीय हो जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है। अनुचुंबकीय नहीं, अचुंबकीय हो जाता है। होता क्या है कि ये जो मिश्र धातु होता है, इसमें जब निकेल मिला दिया जाता है तो स्टेनलेस स्टील या निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है। और इससे क्या होती है, लेकिन कठोरता इसमें प्राप्त होती है। क्या इसमें प्राप्त होती है, कठोरता क्या होती है, प्राप्त होती है। अच्छा, और इसे कठोर बनाने के लिए इसमें जो कार्बन मिलाया जाता है, स्टेनलेस स्टील और कठोर बनाने के लिए इसमें जो है सो कार्बन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जो पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, कार्बन की मात्रा। क्या हो जाएगा, कार्बन की मात्रा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है यहाँ पर है, इस्पात स्मैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो जाती है। आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए या सीमेंट के उत्पादन के लिए।
तो यहाँ बताना है आपको कौन कौन सही है। तो कौन कौन सही है, तो ये सही बात है क्या कि इस्पात स्मैग इस्पात निर्माण और इस्पात के जो सफाई शोधन वगैरह होता है उससे उत्पाद के रूप में निकलता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है इस्पात, क्या नाम है इसका, इस्पात स्लैग, या इस्पात स्लैग जो निकलता है वो निकलता है। और इस्पात स्लैग में आयरन की कुल मात्रा 16 से 25% होती है, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल आधार सड़क निर्माण में, सड़क बनाने में, कृषि मृदा के सुधार करने के लिए, सीमेंट उत्पादन में किया जाता है, सामग्री के रूप में किया जाता है। इस्पात स्मैग का उपयोग, और एक उपयोग बताया जा रहा है कि अम्लीय मृदा, ये जो मृदा में क्यों इस्तेमाल, तो अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता और अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्रोमियम, ऑप्शन है एल्युमिनियम क्रोमियम निकेल और टंगस्टन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्रोमियम, क्या हो जाएगा, क्रोमियम, ठीक है, आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्या होता है इसमें थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहन करने में सक्षम होता है, और इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से प्राप्त होता है। क्या होता है, क्रोमियम मिलाने से यह गुण उसके अंदर आ जाता है। सवाल यही पूछ रहा है कि, ठीक है ना, क्रोमियम मिलाने से हो जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए महत्वपूर्ण जो है धातु, ऑप्शन देखिए एल्युमिनियम है, कार्बन है, टीन है और क्रोमियम है। तो हम लोग एक बात तो देखे ही हैं, तो यहाँ लिखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, को हो जाएगा क्रोमियम, क्या हो जाएगा, क्रोमियम। अच्छा, लोहा में जब कार्बन मिलाएंगे तो लोहा बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा, लोहा क्या जाएगा, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है, निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए कार्बन है यहाँ, सिलिकॉन है यहाँ, मैग्नीज है यहाँ, निकेल है यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए आप लोग, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सिलिकॉन होगा, क्या होगा आंसर, सिलिकॉन हो जाएगा हमारा आंसर, सिलिकॉन। क्यों, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जिसको हम लोग धब्बा रहित लोहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धब्बा रहित लोहा, ध्यान दीजिएगा, स्टेनलेस स्टील को धब्बा रहित स्टील लोहा बोलते हैं। एक मिश्र धातु है जिसमें जो है सो आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है और कार्बन होता है। सबसे अधिक मात्रा में आयरन, उसके बाद क्रोमियम और मैग्नीज, फिर कार्बन। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है, जबकि अल्प मात्रा में इसमें निकेल रहता है लेकिन सिलिकॉन नहीं रहता है, सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन नहीं रहता है, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु हैं कौन कौन, तो एल्युमिनियम, क्रोमियम, टीन या कार्बन, ठीक है ना। तो यहाँ जो है सो धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है, तो महत्वपूर्ण धातु कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्रोमियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रोमियम। अगर यहाँ पर जो है सो लोहा, सवाल देखिए पहले ही लोहा दे दिया है, लेकिन यहाँ धब्बा रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील लिखा रहता है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ, देखिए सवाल क्या, लोहा के साथ पहले ही बोल दिया, तो सबसे अधिक मात्रा में लोहा भी आपको बताया है, सबसे अधिक मात्रा में लोहा, तब क्रोमियम, उसके बाद जो है सो तब उसके प्रतिशत में मैग्नीज, उसके बाद और उससे कम कार्बन और सबसे कम निकेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका, तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, ऑप्शन देखिए लोहा एवं क्रोमियम, यशद और कार्बन का, लोहा, टीन, मैग्नीज एवं यशद का, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का, लोहा, निकेल, यशद और टीन का। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो कि पहले से ही आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में क्या मिलाया जाता है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर है निकेल, तांबा, जिंक, टीन, निकेल और टीन, क्रोमियम और
निकेल, क्रोमियम और निकेल। तो क्या मिलाया जाता है यहाँ इसमें? क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है, क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। क्या बनाने के लिए? स्टेनलेस स्टील लोहे में मिलाया जाता है निकेल और क्रोमियम। देखिए ये सब जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 3.0 है, दरोगा का मेंस है, आपको जो है फिर से बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो, और रेलवे में तो ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर जो है सो केमिस्ट्री से क्वेश्चन छपने ही वाला है ये सब क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है इन पर। इसलिए आप इस वीडियो को जो है बार बार देखिएगा, इसको आराम से सुनिए, इसको समझिए और इसको देखिए और खुद से भी बनाने की कोशिश। हम आपको समय देते हैं अटेम्प्ट लेने के लिए, आप इसको अटेम्प्ट लीजिए, एक बार देखकर दोबारा इसको देखिए, अटेम्प्ट लीजिए, जिससे आपका जो है कंसेप्ट और क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। क्या है ऑप्शन हमारा? लोहा और निकेल की, लोहा और क्रोमियम की, तांबा और क्रोमियम की, लोहा और जस्ते की। तो यहाँ क्या हो जाएगा, किसका मिश्र धातु है? तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ एक से अधिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में लोहा भी होता है, निकेल भी होता है। इससे पहले वाला सवाल हम लोग देखे थे, देखिए इससे पहले वाला सवाल क्या है कि क्या है हमारा आंसर हुआ था, नहीं इससे और पहले वाला सवाल, ये देखिए ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न में हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन में लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन करवाए थे, आंसर था इसका सी आंसर। अब यहाँ देखिए, यहाँ सवाल पूछ रहा है स्टेनलेस मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो लोहा और निकेल, तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर ई हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखिए, स्टील में कितना कार्बन होता है? स्टील में कितना कार्बन होता है? तो यहाँ देखिए स्टील में कितना कार्बन, ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन कह रहा है 0.1 से 2% तक, 7 से 10%, 10 से 15% और 0%। तो आंसर हमारा जाएगा स्टील में 0.1 से लेकर 2% तक, 0.1 से लेकर के 2% तक इसमें जो है सो कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? ये बहुत ही मतलब पुराना सवाल है, फिर भी जो है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी बदलते हैं, वो तो रिपीट होते रहते हैं, घूम घूम करके आते रहते हैं, और साइंस तो और ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता है। और देखिए यहाँ पर ये दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ ये सवाल है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, अनिश्चित। तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 38 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा बढ़ता है। क्या हो जाएगा आंसर? बढ़ता है उसका वजन, ठीक है ना। जंग लगने पर समझेंगे इस बात थोड़ा सा, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, क्यों? क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा, आर्द्रता रहेगा, नमी रहेगा तब ना, लोहा ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और लोहा का आयरन ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन की मात्रा ऐसा होने से ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाता है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाता है और इससे लोहे का भार बढ़ जाता है, और यही कारण रहता है, ग्रहण करने कर चलते जो है सो भार बढ़ता है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, 38 सवाल है, सवाल जो है ना इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से देखिए, समझिए और बार बार जो है सो इसको सुनिए, इसको बहुत आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।